नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों से सबसे पहले आपको अपडेट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 603 कोरोना मरीज मिले हैं। बता दें कि जनवरी के बाद ये सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। आज सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा 219 पॉजिटिव केसेस की पुष्टि हुई है। तो जनवरी के बाद आज सबसे ज्यादा मरीज प्रदेश में सामने आए हैं। 24 घंटे में 603 नए केसों की पुष्टि प्रदेश में की गई है। बता दें, इंदौर में सबसे ज्यादा 219 पॉजिटिव केस की पुष्टि की गई है। तो वहीं भोपाल में 138 कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना मरीज सबसे ज्यादा आज यानी बीते 24 घंटे में प्रदेश में आगे आए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। एक्टिव संख्या की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में इस वक्त 4335 पर पहुंच चुकी है। बढ़ेंगे आगे। इंदौर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती जरूर बरती जाएगी। शहर में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मद्देनजर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि फिलहाल शहर में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, लेकिन मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ सख्ती जरूर बरती जाएगी। ऐसे लोगों पर 200 रुपए स्पॉट फाइन किया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल सीमित संख्या वाले आयोजन को ही इजाजत मिलेगी। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट को बंद करने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इंदौर में कोरोना से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों तक स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद अगर कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं आती तो राज्य सरकार की अनुमति के बाद नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जा सकता है। और सख्ती भी करेंगे हम लोग अब। और चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे ओपन एरिया से कार्यक्रम हो, बड़े क्षेत्रों में जो कार्यक्रम नए नए हो रहे हैं, जिनकी शादी विवाह एक बार आवश्यक कार्यक्रम में आता है, किंतु बहुत सारे कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इस तरह के होते हैं जो आवश्यक कार्यक्रम में नहीं आते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। होटल्स जहां लोग भोजन करते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, परंतु अन्य गतिविधियों पे किसी पे रोक नहीं लगेगी। नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, परंतु कुछ समय पश्चात अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो इस बारे में राज्य शासन की सहमति से तो ये फैसला किया जाएगा। मास्क के बारे में भी फाइन की भी राशि 200 रुपये तय हुई है, उसकी जो नहीं लगाएंगे। इधर नागपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जबलपुर में एहतियात बरती जा रही है। जबलपुर और नागपुर के बीच लोगों का नागपुर आना जाना बड़ी तादाद में होता है और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग का अमला अब जबलपुर में अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग अब तक प्रतिदिन 800 से 1000 कोरोना टेस्ट करवा रहा था, लेकिन अब प्रतिदिन 1200 से 1500 तक कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए एक टीम तैयार कर दी गई है। वहीं जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिले में सरकारी और निजी अस्पतालों में पहले से ही व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज से ठीक 1 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान काफी चर्चा में रहा था। नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के साथ वो लगातार भगवा रंग में रंगते चले गए, जिस पर अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंधिया ऐसे तो नहीं थे। सियासत के बेहद सधे हुए खिलाड़ी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। दल क्या बदला, अब लोग कह रहे हैं सिंधिया भी बदल गए हैं। राजनीति के गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐसी ही कुछ तस्वीरें चर्चा में हैं। तस्वीर नंबर 1 शनिधाम, दूसरी तस्वीर धूमेश्वर महादेव की, तीसरी तस्वीर कोटेश्वर महादेव मंदिर की, चौथी तस्वीर करह धाम की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐसी अनगिनत तस्वीर चर्चा में है। यूं तो किसी के मंदिर जाने पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी कांग्रेस को लगता है कि सिंधिया ऐसे नहीं थे। उनका ये सियासी दांव है। अब वक्त गुजरता जा रहा है, अब उनको ये दिखाना, बताना, जताना है भारतीय जनता पार्टी को, नहीं भाई हम आपकी धार में आ गए हैं, हम हिंदुत्व के प्रणेता हैं, हम मंदिर मंदिर जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग तो जानते हैं कि मंदिर में तुम कब गए थे, किन किन देवताओं के यहाँ गए थे, किनकी तुमने पूजा की थी, एकाएक परिवर्तन क्यों?
ये बात भी सच है कि कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर नजर आते थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल बदल गए। उनके भाषण और सक्रियता बीजेपी में लंबी पारी खेलने की तरफ इशारा करती है। लेकिन जब कांग्रेस उनके धार्मिक दौरों पर सवाल खड़े कर रही है तो सिंधिया ने भी बड़ी सहजता से जवाब दिया। कहा कि धर्म के साथ राजनीति को जोड़ना सही नहीं है। धर्म के साथ आप राजनीति में मत जोड़ो। आप धर्म के स्थान पे व्यक्ति जाता है आस्था के साथ भगवान के प्रति। ये लेन देन का रिश्ता नहीं है धर्म में। ज्योतिरादित्य सिंधिया संगठन की जरूरत के मुताबिक खुद को पहले से अधिक धार्मिक भी बना रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए उनके मंदिरों में जाने की संख्या भले ही कम दिखती हो, लेकिन अब उनके अधिकांश दौरों में मंदिरों और धार्मिक समारोह में शिरकत का कार्यक्रम भी होता है। गुना में श्री राम की भव्य मूर्ति उन्हीं के निर्देश पर समर्थक मंत्री लगा रहे हैं। अब देखना होगा सिंधिया का ये धार्मिक कार्ड बीजेपी के दिल में कितनी जगह बना पाता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। IBC 24 की खबर देखने के बाद प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अवैध उत्खनन पर बड़ा आरोप लगाया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पहले हमारे क्षेत्र में पोस्टिंग से अधिकारी डरा करते थे, लेकिन 32 साल बाद अब पोस्टिंग के लिए बीजेपी के नेताओं के पास चढ़ावा देकर आ रहे हैं। सिंध नदी के पास मौजूद थानेदार रोज 10 से 15 लाख रुपए कमाते हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि 2 से 3 करोड़ रुपए में थाने में पसंद की पोस्टिंग ली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भिंड में उत्खनन के नाम पर हर रोज 102 करोड़ रुपए की रॉयल्टी चोरी हो रही है। यही हाल दतिया और ग्वालियर जिले का भी है, लेकिन फिर भी रेत खदानों में गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमले भी लगातार जारी हैं। IBC 24 ने ग्वालियर चंबल की नदियों में जमकर अवैध उत्खनन की खबर दिखाई थी। IBC पर उत्खनन की लाइव तस्वीरें देखने के बाद गोविंद सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। ठेकेदारों के साथ साथ जो अवैध उत्खनन करने वाले हैं उनको पूरा संरक्षण पुलिस का। मैं करीब 32 साल से विधायक हूँ भिंड जिले में। मैंने देखा कि हमारे लाहौर क्षेत्र में जब भी कोई तबादला ट्रांसफ़र होता था कोई आना नहीं चाहता था, और आज बोली लगा के आ रहे हैं, मंदिरों पर चढ़ौती चढ़ा के आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के, और थाना प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बिजली दरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रद्युमन सिंह तोमर ने ये बयान बिजली दरों को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि खर्चा बढ़ता है तो दरें बढ़ानी पड़ती हैं। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि बिजली की दरें कम रहें। इसके लिए विभाग अपने खर्चों में भी कटौती कर रहा है। वहीं मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में जिन लोगों के भारी भरकम बिल आए हैं उनका भी समाधान किया जा रहा है। MP पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग से बिजली की दरें 6% महंगी करने की अनुमति मांगी है। आयोग इस प्रस्ताव को मान ले तो इसका सबसे ज्यादा असर भी मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा, क्योंकि उनके मासिक बिजली बिल में कम से कम 600 रुपए की वृद्धि हो सकती है। खर्चा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार दर बढ़ाती है, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने खर्चों को किस तरीके से कम करें और बिजली की लागत दर भी कैसे कम करें। एक तरफ मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ निकाय चुनावों के लिए तय आरक्षण को निरस्त करने की मांग भी की जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक याचिका दायर की गई, जिसको लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब इस याचिका पर फैसला कभी भी आ सकता है। दरअसल याचिका में 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। बताया गया कि इसमें अध्यक्ष पद को आरक्षित करने में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया। याचिका में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को निरस्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस दावेदारों की अनुशासनहीनता और आपसी खींचतान के बीच इंदौर कांग्रेस दावेदारों के लिए नए नए पैमाने बनाना शुरू कर दिया है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस नगर निगम के मुद्दों को जनता के बीच उठाने के साथ ही सोशल मीडिया को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रहे वार्डवार कांग्रेस नेताओं को साफ कर दिया गया है कि उनके वार्ड में सोशल मीडिया पर उनकी जोरदार पकड़ होनी चाहिए। दावेदारी के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी को प्रमुख तौर पर देखा जाएगा। उनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर कितने फॉलोअर हैं,
लोगों को जोड़ने के लिए कितने एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और इन पर उनकी सक्रियता कितनी है, इन मापदंडों के आधार पर उम्मीदवारी तय की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि जिताऊ उम्मीदवार ही पार्टी की प्राथमिकता पर हैं। जनता के बीच पहुंचने का सबसे जो आसान तरीका है वो आज की डेट में सोशल मीडिया है। जो सोशल मीडिया का प्रभाव है और हर पार्टी निश्चित तौर पे देखेगी जब अपने व्यक्ति को टिकट देना चाहेगी कि सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति या उसके परिवार का या उसके ग्रुप जितने हैं उनका कितना प्रभाव है, तो इनका आकलन किया जाएगा। भैया देखिए, कमलनाथ जी और हमारे शहर अध्यक्ष जी, हमारे जो विधानसभा प्रभारी सभी ने हमें कहा है कि भैया युवाओं को मौका देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा संगठन हमें मौका देगा। संगठन काम करेंगे, बिल्कुल संगठन काम करेंगे सब। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले शासकीय कर्मचारियों ने ग्वालियर के संभागीय मुख्यालय मोती महल परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। अपने प्रस्तावित वेतन वृद्धि और डीए नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने भूसा खाकर ये विरोध जताया। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने बजट से पहले हमें वेतन वृद्धि और डीए में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था, लेकिन बजट में इससे जुड़ा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी प्रस्तावित मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश के कर्मचारियों की पिछले 1 वर्ष से लंबित मांगों, हमारा जो लंबित डीए, वेतन वृद्धि, आज़ाद हिंदुस्तान के कार्यकाल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी और डीओ पर ब्रेक लगाई। स्वराज सरकार कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का पट्टा सत्ता पलट करके इस शासन में आई थी कर्मचारियों के हितों के लिए। वो कर्मचारी वहां से पूरी तरह से शोषित हो रहा है, उनके तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल प्यारे मियां यौन शोषण मामले में बाल आयोग के बाद अब भोपाल पुलिस की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी है। वैसे तो ये रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर देनी थी, लेकिन एसआईटी को रिपोर्ट तैयार करने में 1.5 महीने का वक्त लगा है। माना जा रहा है कि डीजीपी ये रिपोर्ट सोमवार को गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। IBC 24 को मिली जानकारी के मुताबिक शेल्टर होम में बड़े स्तर पर लापरवाही बरती जा रही थी। यहां रहने वाली बच्चियों का ख्याल भी नहीं रखा जाता था। प्यारे मियां केस में लड़की की मौत नींद की ज्यादा गोलियां खाने की वजह से हुई थी। वो ये गोलियां कितनी मात्रा में ले रही थी, इसकी मॉनिटरिंग भी शेल्टर होम अधीक्षिका और केयर टेकर ने नहीं की थी। पीड़ित बच्चियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की बात भी जांच में सामने आई है। वहीं रिपोर्ट में उन अधिकारियों के भी नाम हैं जिनकी लापरवाही रही है। इसमें शेल्टर होम अधीक्षिका और केयर टेकर शामिल हैं। जो सामने आया है वो लड़की की मौत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने से हुई है, तो उसके संदर्भ में जो लापरवाही है उसमें कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं। जो है रिपोर्ट डीजी साहब को सबमिट हो गई है और उसका प्रतिवेदन 1-2 दिन में गृह में चला भी जाएगा। जहाँ पे लापरवाही पाई गई है वो उन लोगों के नाम जो है चिन्हित किए गए हैं, वो रिपोर्ट में जब आगे जाएगी तो पता चल जाएगा। नहीं, एसआईटी रिपोर्ट में ऐसे पुलिस में कोई लापरवाही नहीं आई है। भोपाल में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने ज़हूर मसूद अली के अवैध निर्माण पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। टीम ने टीला जमालपुरा इलाके में बने 3 मंजिला अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। बता दें कि ज़हूर पर जुआ, सट्टा, मारपीट और हत्या की कोशिश समेत 41 मामले दर्ज हैं। बैतूल के नए गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक ही गांव के 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों टिमनी गांव के रहने वाले थे जो मुल्ताई की ओर से बैतूल आ रहे थे। तभी नए गांव पंखा के पास तेज रफ्तार वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 वारदात को अंजाम दिया है। ग्वालियर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रिश्ते में उसका दूध का मामा लगता है, जिसने घर में घुमाने के बहाने बच्ची के साथ हैवानियत की। वहीं मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी भोपाल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आज सुबह से ही हल्की बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में चक्रवात से अगले 2 दिन मौसम बदलने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। चक्रवात के कारण ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में बूंदाबांदी 13 मार्च तक देखने को मिल सकती है।
बढ़ेंगे आगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश के 407 नगरीय निकायों के विकास का रोड मैप बनाया है, जिस पर अगले 5 साल में 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने मिशन नगरोदय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार नगरोदय के नाम पर फिर झूठे नारियल फोड़ने में लग गई है। तस्वीर भोपाल की है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय का आगाज किया और इसके जरिए शहरी विकास के लिए खजाना खोल दिया। सीएम ने अलग अलग योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में 3,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा शहरी इलाकों के सड़कों की मरम्मत, पेयजल, सफाई और प्रदूषण कंट्रोल के लिए भी भारी भरकम राशि दी गई है। सीएम ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के तहत 500 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही निकायों के पंचवर्षीय विकास के रोडमैप का विमोचन भी किया। आज हमारा नगरोदय कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में आज हमारे वो बहन और भाई हमारे बीच बैठे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आज पहली और दूसरी किस्त जिनके खातों में डाली जा रही है। 1602 करोड़ रुपया मैंने डाले हैं। दतिया के डबरा में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने करीब 3 करोड़ से ज्यादा राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की। साथ ही कई योजनाओं की सौगात भी दी। इस दौरान पूर्व मंत्री इमरती देवी भी मौजूद रहीं। नरोत्तम मिश्रा ने इमरती देवी की हार पर दुख भी जताया। 303 करोड़ 14 लाख के शिलान्यास किए, 2 करोड़ 83 लाख के उद्घाटन किए और आज लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास के आपके खाते में इस तरह डाल दिए। ये सब इमरती की वजह से हुआ है, जो आप सबको ध्यान रखना चाहिए। आज नहीं कल पानी आएगा, ये मैं खुशी कर रही हूँ। अभी कार्यक्रम में स्थानीय विधायक नदारत रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस ने सरकार के मिशन नगरोदय पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि निकाय चुनाव की घोषणा की आहट से पहले शिवराज सरकार मिशन नगरोदय के नाम पर एक बार फिर झूठे नारियल फोड़ रही है। पलटवार में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को भी नारियल फोड़ने का मौका मिला था, तो उन्होंने नारियल क्यों नहीं फोड़ा। इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो सरकार के मिशन नगरोदय पर रोक लगाए। राज्य चुनाव आयोग को जो सीएम घोषणाएं लगातार करते चले जा रहे हैं निकाय चुनाव के पहले, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाएं, वरना इस तरीके से सरकारी लेवल पर घोषणाएं करके और काम शुरू कर देना, ये निकाय चुनाव को प्रभावित करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए की राशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को और प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। कांग्रेस आरोप लगा रही है, का काम है आरोप लगाना, परंतु इसमें नारियल फोड़ने जैसी क्या बात है। जाहिर है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सिर पर है, जिसे 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए न तो सरकार कोई कसर छोड़ना चाहती है और न ही कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।